चलिए दोस्तों, तो फाइनली बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की, जो कि आपको एलिजिबिलिटी बताएगा और कंडीशंस बताएगा फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि आईटीसी का बेसिक आपको समझ में आ गया, लेकिन कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं आईटीसी लेने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों को किन किन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है, किन किन कंडीशंस का पालन करना जरूरी है ताकि वो आईटीसी ले सके। तो ये 2 एसेंशियल चीजें जो सेक्शन नंबर 16 आपको बताएगा। साथ ही में कुछ रूल्स हैं यहां पे, उसको भी देख के चलेंगे इन कंबाइंड विद सेक्शन नंबर 16। ठीक है, चलिए। तो सब सेक्शन नंबर 1 जो है इसका, वो बता रहा है एलिजिबिलिटी, और बाकी जितने भी हैं सब सेक्शंस वो आपके सारे बताएंगे क्या, कंडीशंस। ठीक है ना। तो सब सेक्शन नंबर 1 है जो कि बात करेगा आपके किसकी, एलिजिबिलिटी की। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहला वर्ड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहला कंडीशन क्या आ गया, पहले एलिजिबिलिटी क्या आ गई, भैया एलिजिबल कौन है, जो कि क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो हम देखेंगे आगे, एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 बेसिकली ना आईटीसी क्लेम करने का प्रोसीजर है, तो वो अलग है, आपको फिलहाल उस पर ध्यान इतना नहीं देना। बी, इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब कि भैया सभी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो सारे कंडीशंस को, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे तो वो आईटीसी ले सकते हैं, चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब कि भैया जो आप आईटीसी लोगे वो उन्हीं गुड्स या सर्विसेज का होना चाहिए जो कि आपने बिजनेस के फर्दरेंस में यूज किया है, बिजनेस के दौरान आपने उसको यूज किया है। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन, मतलब कि आईटीसी कहां दिखाई देगा, कहां जाएगा, तो जो भी आप आईटीसी क्लेम करोगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देगा, उसमें जाके वो इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जितने भी हम परचेजेस करते रहेंगे, जितनी भी हम सर्विसेज लेते रहेंगे, तो उनकी जितनी भी आईटीसी होगी उसको हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, कहां पे, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। और अगर कल को हम यूज करेंगे तो भी यहीं से वो यूज हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने कहीं से 100 रुपए का टैक्स का क्रेडिट लिया, फिर कहीं से 500 का लिया, फिर कहीं से 1000 रुपए का लिया, तो ये सारा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके जाया जा रहा है और यहां पे ऐड हुआ जा रहा है। अब अगर कल को आप यहां से यूज करते हैं, सपोज आपने 500 का यूज किया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका कितना दिखाई देगा, 1100। तो मतलब क्या हुआ, एक लेजर है बेसिकली जो आपकी आईटीसी की पूरी स्टेटमेंट को एक जगह पर रिकॉर्ड करके रखता है कि आपका कितना कितना आईटीसी ऐड हो रहा था और कितना कितना उसमें से आपने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सी कि भी आपको रजिस्टर्ड होना होगा, आपको अपने बिजनेस के लिए इन सर्विसेज या गुड्स को परचेज करना होगा, और इसके जो भी टैक्स होंगे उसका आप आईटीसी का क्रेडिट आप ले पाओगे, और वो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा कहां दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। बहुत ही सिंपल। चलिए, सबसेक्शन नंबर 2 आता है हमारा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall entitled to credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless, मतलब कि ऊपर तो कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, अब कह रहा है भैया ये सेक्शन को साइड में रखो और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आईटीसी नहीं ले पाएगा अनलेस, जबकि वो इन सबको फॉलो नहीं कर लेता, बशर्ते ये सारी बातें पूरी नहीं हो जाती हैं, वो आपका आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ठीक है सर, पहली बात है, क्या कह रहा है पहला क्लॉज, He is in possession of a tax invoice or a debit note issued by a supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed। मतलब कि भैया आईटीसी ले रहे हो तो आईटीसी लेने से पहले आपके पास कुछ होना तो चाहिए। तो वो होने वाली बात क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए कि हाँ जी आपने कुछ परचेज किया था, उसका आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि यह साबित हो कि आपने टैक्स पे किया था। जैसे कि जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपका बिल ऑफ एंट्री टाइप की चीजें होंगी, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में होना चाहिए जो कि ये प्रूव कर सके कि हाँ भैया आपने टैक्स पे किया है और आप उसका आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है सर। दूसरा, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब कि जो व्यक्ति आईटीसी ले रहा है, या तो उसने गुड्स परचेज किया होगा तो उसने गुड्स रिसीव किया हो, या तो उसने सर्विसेज परचेज किया हो तो उसने सर्विसेज रिसीव की हो। मतलब क्या हुआ कि उससे वही व्यक्ति आईटीसी ले पाएगा जिसने गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किया। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि आपने देखा था पीछे कि रिसिपिएंट कौन कौन होता है, तो रिसिपिएंट कौन कौन हो सकता है, रिसिपिएंट आपने देखा था कि एजेंट भी हो सकता है। तो एजेंट ने गुड्स रिसीव तो किया, लेकिन क्या आईटीसी एजेंट लेगा? नहीं, आईटीसी तो कौन लेगा, प्रिंसिपल लेगा। मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बी, मतलब ए जो है वो बी को सामान बेच रहा था, मतलब बी परचेज कर रहा है, बी ने कहा कि भैया तुम ना सामान मुझे बेच रहे हो ठीक है, लेकिन इसको डिलीवर कर देना सी को।
ठीक है, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहा जाता है बिल टू शिप टू। मतलब कि बिल्ड टू तो कौन होगा, बिल टू बी, लेकिन शिपिंग कहां हो रही है, तो शिप्ड टू सी। किसके डायरेक्शन पे, इसी बी के डायरेक्शन पे। मतलब इन जनरल क्या होता कि सपोज करो बी ने सामान खरीदना था सी के लिए, तो ए पहले इसको देता, फिर ये इसको देता, तो इसने बी ने सीधा सीधा क्या कहा कि भैया तुम ऐसा करो, बिलिंग मेरे नाम पे कर दो, पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और शिपिंग इसकी इस व्यक्ति को कर देना। तो इसे कहते हैं बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो उसके इसमें रिसीव इसको नहीं होगा। जैसे यहां पे कंडीशन लिखी है ना, ही हैज रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पे रिसीव नहीं होगा, लेकिन ये आईटीसी ले पाएगा। ये इसकी खूबी है। ये यहां पे इसका एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि भैया ऐसी सूरत में भी पॉसिबिलिटी है कि इसको ऑल्दो रिसीव नहीं हुआ गुड्स, ऑल्दो रिसीव नहीं हुआ सर्विस, लेकिन ये आईटीसी यहां पे अवेल कर पाएगा एज पर क्लॉज नंबर बी। चलिए जी, तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। मतलब कि ये मान लिया जाएगा कि बी ने गुड्स या फिर सर्विसेज जो है वो रिसीव कर ली है। कब, किस सिचुएशन में, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब इसके डायरेक्शन पे उसने किसी को भी डिलीवर कर दिया, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, या तो वो उसका एजेंट हो या एजेंट ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स ईदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और टाइटल टू गुड्स और अदरवाइज। मतलब किसी भी तरीके से, अब इसको डिलीवर करना था, इसने उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया या जिस तरीके से गुड्स इसको हैंडओवर कर दी, पोजीशन ट्रांसफर कर दी, एज द केस में भी। द थिंग इज कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसके डायरेक्शन पे जो सप्लायर है उसने गुड्स को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन ने ही रिसीव किया है। डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में भी सर्विसेज। सर्विसेज के केस में भी ये सेम रूल आपका फॉलो होके चलेगा। ठीक है सर, और जी सर्विसेज वाली बात पढ़ लें। वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन, सप्लायर के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई किसी एक व्यक्ति को ऑन डायरेक्शन ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ द सच रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने कहा कि ऐसा करो, ये सर्विस जो है ये सी को दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं, सी को दे दी जाएगी। और मान लिया जाएगा कि सर्विसेज किसको दी गई थी, इस रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई थी। ये डीम करके चलेंगे। ये था आपका कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 क्या है, subject to the provision of section number 41, the tax charged in respect of the such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of said supply। मतलब क्या हुआ कि भैया ए ने बी को सेल किया, लेट से 10,000 रुपए का सामान, इसके ऊपर टैक्स लगाया 1,800 रुपए का, और बी ने इसको पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट कर दी, 11,800 रुपए। नॉर्मल है। अब कंडीशन क्या है कि भैया ये जो 1,800 रुपए है ये ए को क्या करना था, गवर्नमेंट को देना था। ये 1,800 रुपए जो इसमें टैक्स का पैसा है ये किसको पे करना था, गवर्नमेंट को पे करना था। गवर्नमेंट को पे करने का तरीका क्या था कि ए हो सकता है इसमें से बोलता कि जी 800 रुपए का तो मैं आईटीसी माइनस कर दूंगा और 1,000 रुपए जो है वो मैं कैश में जमा कर दूंगा। ऐसा कर सकता था, या पूरे 1,800 जमा कर देता अगर आईटीसी नहीं होता। कोई भी सिनेरियो हो, चाहे वो आईटीसी से पे करे चाहे वो कैश से पे करे, कंडीशन इज कि भैया जो भी ये टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट को मिल गया हो। गवर्नमेंट को अगर मिल जाएगा, एक्चुअल में पेमेंट गवर्नमेंट को पहुंच जाएगी, तभी जाके इसका आईटीसी जो है वो ये ले पाएगा। सपोज करो बी ने आईटीसी ले लिया, सपोज करो बी ने इसका आईटीसी ले लिया, ए ने इस पैसे को जमा ही नहीं किया था। अब ए अगर इस पैसे को जमा ही नहीं करेगा सरकार को, तो जो बी ने ये आईटीसी लिया है वो नहीं मिल पाएगा बी को। वो हम अभी आगे और डीप में पढ़ेंगे कि उसको किस तरीके से रिकंसाइल किया जाता है, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है, कुछ 10% 20% वाला क्राइटेरिया आता है, जो भी बातें हैं वो हम देखेंगे। बट फिलहाल आपको ये समझना है कि भैया ये भी एक जरूरी एक्टिविटी है, जरूरी कंडीशन है कि अगर ए के पास ये टैक्स आया है और बी इसका आईटीसी लेना चाह रहा है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ए को इस पैसे को चाहे आईटीसी की फॉर्म में चाहे कैश की फॉर्म में जमा कर देना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39। भैया रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता यहां पे आ जाती है। कंडीशन ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर भी आएगी, क्योंकि जब ये जमा करेगा तो वो रिटर्न फाइल करेगा। जब ये रिटर्न फाइल करेगा तो आप आगे जाके देखोगे कि जब ये अपना GSTR1 फाइल करेगा, तो जैसे ये फाइल करेगा तो इसका जो अमाउंट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा यहां पे GSTR2A में। एंड एक और कॉन्सेप्ट आएगा 2B, वो भी हम समझेंगे आगे चल के। तो बेसिकली क्या है, यहां पे ऑटो पॉपुलेट कर जाएगा कि हाँ जी इसने ये रिटर्न फाइल कर दी और अपना टैक्स जमा कर दिया, वो यहां 2A में आ जाएगा। और अगर 2A में आ गया या 2B में आ गया तब जाके आप आईटीसी ले सकते हो, आपको आईटीसी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन आता है कि सेक्शन 39 जो रिटर्न्स के बारे में बात करता है वो रिटर्न भी आपने फर्निश करनी है। ठीक है सर, चलिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट और
इन अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोवाइजो, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1000 मेट्रिक टन आपको सामान चाहिए, वो उसने कहा है कि जी आपको पहुंचा देंगे, टोटल पहुंचाने में आपको 4 महीने लगेंगे, मतलब 100 धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में पहुंचाएंगे और 4 महीने में आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से आपने अप्रैल में ये कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, और ए ने इसको पैसे भी जो देने थे वो पूरी पेमेंट कर दी, ये टुकड़ों में सामान पहुंचाया जा रहा है, इसने इनवॉइस बना दिया। आपको इसका आईटीसी कब ले पाओगे? तो कहा क्या जा रहा है कि भैया अप्रैल में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने जब पूरे हो जाएंगे, जब ये सारा माल डिलीवर हो जाएगा, पूरे लॉट्स, पूरी इंस्टॉलमेंट आपकी कवर अप हो जाएगी, तब जाके आप उस जुलाई में जाके इसका आईटीसी ले पाओगे, उससे पहले नहीं ले सकते। दिस इज द कंडीशन कि भैया इसको आपको फॉलो करना है। आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount toward the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such a manner as may be prescribed। देखो जी, बहुत अच्छी बात कह गया। क्या कह रहा है कि ए है, बी है। ए ने सपोज करो एक इनवॉइस इशू किया था इसको और इसने उसके बदले पैसे देने थे, तो ए ने जब कोई सेल किया तो इसने इसके ऊपर क्या दिया होगा? इनवॉइस दिया होगा। इनवॉइस इज व्हाट? टैक्स इनवॉइस। ठीक है सर, टैक्स इनवॉइस दे दिया, लेट्स से कहते हैं हम 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के टैक्स के इनवॉइस पे मतलब 18,000 का जीएसटी लगेगा, 1,18,000 का इनवॉइस दे दिया। ठीक है, बी को इसकी पेमेंट करनी चाहिए थी, बी ने पेमेंट नहीं की। अब इनवॉइस तो चला गया, अब सपोज करो ए भला व्यक्ति है, ए ने जब बिल काटा तो जो इसकी टैक्स की लायबिलिटी उसने कहा बी से तो चलो पैसे आते रहेंगे, ए बेचारे ने गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि आपका रूल है कि अगर आपने बिल काट दिया, इनवॉइस इशू कर दिया तो आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। आपने टैक्स जमा कर दिया, ठीक है सर। अब बी क्या कर रहा है? बी ने इसका आईटीसी ले लिया। बी ने अभी तक पैसे नहीं दिए ए को, लेकिन ये 18,000 रुपए का उसने आईटीसी क्लेम कर लिया। आईटीसी का मतलब क्या हुआ कि बी के पास कैश आ गया, इस आईटीसी को वो यूज कर सकता है अपने आगे की लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। तो यहां पे क्या कंडीशन बताई जा रही है कि अगर बी ने इस पैसे को ए को नहीं दिया, कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर, तो उस केस में बी को ये आईटीसी जो है वो ऐड करना पड़ेगा अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी के अंदर। बी को इसको ऐड करना पड़ जाएगा अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी के अंदर, जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 18,000 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और साथ ही में इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी लगेगा। कितने दिन का? 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 18% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया, आपको एक आईटीसी मिल गया सपोज करो जनवरी में, और आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, और जून में आपसे कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारे 180 दिन पूरे हुए, तुमने पेमेंट तो इसको की नहीं है, तुम ये 18,000 रुपए की मौज अलग से ले रहे हो, तो ये 18,000 रुपए सरकार के वापस करो, सरकार को इसको 18,000 रुपए दो। तो सरकार को देने का मतलब क्या हुआ कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का ये पार्ट बन जाएगा, और साथ ही में सरकार कहेगी अच्छा तुमने 6 महीने से 18,000 रुपए के जो मजे लिए हैं उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो उसका ब्याज भी आपसे लिया जाएगा 18% पर एनम के हिसाब से, और वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आपके पास इसका सवाल क्या आता है कि सपोज करो सर किसी ने ऐसा किया हो, आधी पेमेंट दे दी हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम आधा टैक्स रिकवर करेंगे, 9,000। अगर सपोज करो उसने 1,18,000 में 50,000 प्लस 9,000 रुपए का टैक्स 59,000 रुपीज इसको दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आधा पेमेंट नहीं किया, 180 दिन पूरे हो गए, तो हम आधा मतलब 50,000 के ऊपर का 18% मतलब 9,000 रुपीज उससे रिकवर करेंगे। उसको बोलेंगे बेटा इसको ऐड करो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर, और इस 9,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और फिर उससे उतना जमा कराया जाएगा। अच्छा जी, अब आपका सवाल आएगा सपोज करो सर 180 दिन पूरे हो गए, हमने 9,000 को से जमा करा लिए, अब कल को उसने पूरे पैसे दे दिए इसको, अब क्या होगा? तो फिर वो दोबारा जाके इसका इनपुट ले पाएगा। अगर कल को वो पूरे पैसे दे देता है तो इसका रिवर्सल करेगा वो। बेसिकली यहां पे क्या हुआ, आईटीसी उसने क्लेम किया था, अब उस आईटीसी का रिवर्सल किया, अब रिवर्सल करने के बाद उसको वो रीक्लेम करेगा, दोबारा से उसको क्लेम करेगा। जब वो उसकी पूरी की पूरी पेमेंट कर देगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उसको दोबारा से क्लेम कर लेगा, वो उसका आईटीसी फिर से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुद्दा क्या कहा गया कि बेटा 180 दिन में प्यार से जमा कर दो तो आईटीसी तुम्हारा है, कोई दिक्कत नहीं। 180 दिन में नहीं करोगे तो आईटीसी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ जाएगा, और साथ ही में उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। कल को अगर आप दोबारा से पूरी पेमेंट कर देते हो, आधी पेमेंट कर देते हो, या जितना भी प्रोपोर्शनेट में पेमेंट करते जाते हो, उतने का आप आईटीसी रिक्लेम करते चलोगे।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आधा का एग्जांपल ले रहे हैं, 40% दिया तो 40% आईटीसी ले लेगा, 20% दिया तो 20% आईटीसी ले लेगा। जिस भी प्रपोर्शन में वो पेमेंट करता जाएगा उतनी प्रपोर्शन में वो आईटीसी क्लेम करता रहेगा। ठीक है सर। नाउ आगे, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon। मतलब वही है कि भैया रिसिपिएंट जो है वो इंटाइटल है कि वो अवेल करेगा क्रेडिट, जैसे जैसे वो पेमेंट करता जाएगा बेसिक अमाउंट प्लस टैक्स की जैसे जैसे पेमेंट करता जाएगा। मतलब वही है कि जैसे 50,000 प्लस 9,000 रुपए, मतलब उसने 1,18,000 में से 59,000 की जैसी पेमेंट कर दी तो यहां पे उसको आईटीसी मिल जाएगा कितने का, 9,000 रुपीज का। मतलब जितना जितना वो पेमेंट करता जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई साथ ही में टैक्स का अमाउंट उतने उतने का उसको आईटीसी यहां पे वो अवेल कर सकता है, उसके लिए वो इंटाइटल हो जाएगा। चलिए सर, तो ये था आपका सबसेक्शन नंबर 2 और उसके सारी कंडीशंस। बहुत बढ़िया। अब सबसेक्शन नंबर 3 जो है ये भी एक कंडीशन ही बता रहा है बेसिकली, पर सबसेक्शन नंबर 2 जो था वो आपका सोलली सबसेक्शन था फॉर कंडीशंस। 3, 4 के अंदर भी कंडीशन है लेकिन ये एड ऑन करके बताएगी थोड़ी सी डिफरेंट बातें। 3 देखो क्या कह रहा है, where the registered person has claimed depreciation on tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है सर, एक कैपिटल गुड्स खरीदा 5 लाख रुपए का, इसके ऊपर आपका जीएसटी बनता है कितना, 90,000 रुपीज का। अब आपका ये जो टोटल हो गया ये हो गया 5,90,000 रुपए का। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है, या तो आप बोलो कि आपकी मशीन जो है वो कितने की है, 590 की। मतलब जब आपने पूरे 590 की मशीन बना दी, मतलब क्या हुआ कि पूरे 5,90,000 को कैपिटलाइज कर दिया। मतलब कि आप अब इसका डेप्रिसिएशन जब क्लेम करोगे तो पूरे 5,90,000 पे लगाओगे। सपोज 10% होगा तो 59,000 का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करते करते आप 10 साल में इसको एक्सपेंस में बुक करोगे, ऐसा खर्चे में लेके जाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि पूरे अमाउंट को कैपिटलाइज कर रहे हो और उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस केस में 5 लाख रुपए की दिखानी पड़ेगी मशीन, ये 5 लाख रुपए की मशीन, और इस पे आप क्लेम करोगे अपना डेप्रिसिएशन, और बाकी जो ये 90,000 रुपए, ये 90,000 रुपए आपका आईटीसी होगा। वो आपको आईटीसी के रूप में, जो भी आईटीसी के रूल होंगे जब आप आगे चल के पढ़ेंगे, उस रूल के हिसाब से आपको ये 90,000 रुपए आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दोनों हाथ में लड्डू हो कि आप पहले 90,000 को यहां भी जोड़ लो और डेप्रिसिएशन का भी फायदा उठा लो और फिर 90,000 का यहां आईटीसी भी ले लो। ऐसा दोनों चीजें नहीं होंगी। आपको कहा गया कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर आईटीसी ले रहे हो, सॉरी, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको वहां पे डेप्रिसिएशन छोड़ना पड़ेगा। कैपिटलाइज आप सिर्फ 5 लाख को कर पाओगे, 90,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। बेसिक काउंटिंग वाली बात है, आई होप क्लियर हो गई होगी। नाउ, अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoices relating to such debit notes pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। बहुत प्यारी बात बोल गया। सबसेक्शन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सपोज करो जुलाई 2021 में आपका कोई इनवॉइस था। ठीक है, आपने किसी से कुछ परचेज किया था, मतलब ए ने बी को सेल किया था, तो बी को जो इनवॉइस मिला था वो जुलाई 2021 मिला था। सपोज इसमें 10,000 रुपए का टैक्स था। ठीक, अब जो ये बी है ये इस 10,000 रुपए के इनपुट को, आईटीसी को कब ले सकता है, कब तक ले सकता है, मतलब मैक्सिमम टाइम कब तक है जब तक वो इंटाइटल है कि वो उस आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा। क्या कहा जा रहा है कि भैया जुलाई 2021 है, मतलब अगर इसको मैं साल में लेके आऊं तो ये अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 वाला फाइनेंशियल ईयर है। बिल्कुल है सर। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जुलाई 21 इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो गई, तो इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद ना सितंबर आएगा, कभी ना कभी बिल्कुल आएगा। कौन सा आएगा, सितंबर 2022 आएगा। सितंबर 2022 की ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, बिल्कुल होगी। आपको पता है कि जिस भी मंथ की रिटर्न होती है वो अगले महीने फाइल की जाती है, तो सितंबर 22 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर 22 में भी बात करें तो 20 तारीख को, 20 अक्टूबर 2022 को हमें सितंबर की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया इस जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उसका इनपुट कब तक लिया जा सकता है, तो वो फाइनेंशियल एंड होने के बाद जो सितंबर मंथ का ड्यू डेट आएगा, दैट मींस अक्टूबर 20, और इस वाले साल का हमें फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न। इसका फाइल करना होता है हमें एनुअल रिटर्न साल खत्म होने के बाद। वो एनुअल रिटर्न जब हमने फाइल किया वो डेट विच एवर इज अर्लियर। आप
उसका आईटीसी ले सकते हो। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो अक्टूबर एनुअल रिटर्न की डेट आपकी पता है, आपको पता होगा 31 दिसंबर होती है। तो अगर मैं इस साल में लेके चलूं तो 30 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 आपकी एनुअल रिटर्न की डेट है। तो क्या कहा जा रहा है, विच एवर रिजल्ट यहाँ पे क्या निकलेगा 20 अक्टूबर 2022 इस सिचुएशन में। अब अगर आपने इस 10,000 जो आईटीसी है ये 2021 जुलाई 2021 का था, भूल गए लेना, तो आप ले सकते हो कब तक चल के 20 अक्टूबर 2022 तक इसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ये डेट चली गई, आपने सितंबर की रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि मैं इसका आईटीसी ले लूं, तो आपको वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम आपको डेट बताई जा रही है कि अगर आप आईटीसी किसी भी पीरियड का होता है तो वो कब ले सकते हो, तो वो पीरियड का फाइनेंशियल ईयर देखो, वो खत्म हुआ, उसके बाद का सितंबर 2022 की ड्यू डेट कब आएगी, अक्टूबर 20 2022। और एनुअल रिटर्न, आप सपोज करो किसी ने एनुअल रिटर्न जून में ही फाइल कर दी, 15 जून को फाइल कर दी, 15 जून 2022 को, तो 15 जून 2022 और 20 अक्टूबर 2022 विच एवर इज अर्लियर 15 जून 2022। तो मतलब क्या हुआ कि 15 जून 2022 के बाद आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अगर उससे पहले आपने क्लेम कर लिया अच्छी बात है, लेकिन अगर छोड़ के बैठे थे तो 15 जून 2022 के बाद आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो उसकी कंडीशन बताई जा रही है कि भैया आईटीसी आप मैक्सिमम कब तक इंटाइटल्ड हो क्लेम करने के लिए और कौन सी डेट के बाद आप क्लेम नहीं कर पाओगे, यह बात बता रहा है आपको सबसेक्शन नंबर 4। ठीक है सर, चलिए, तो ये चारों सबसेक्शन हमें तमीज से समझ लिया। ऑल दो इसकी एनालिसिस हम देखेंगे जब हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इसकी एनालिसिस भी हम डीपली देखेंगे। बट आई होप आपको मैंने डीप तरीके से क्लियर करते हुए विद एग्जांपल समझा दिया। अब बातें हैं रूल्स पे। रूल्स आपको इन एडिशन बातें बताएगा, जो सेक्शन नंबर 16 ने बता दी वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ एडिशनल बातें भी आपको पता चलेंगी रूल्स के जरिए। सबसे पहला रूल नंबर 36 बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है तो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट the input tax credit shall be availed by a registered person including a input service distributor on the basis of any of the following documents, namely कौन कौन से डॉक्यूमेंट। पहला कह रहा है इनवॉइस होना चाहिए आपके पास। बहुत सही बात है, इनवॉइस तो होना चाहिए। इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से जैसे इनवॉइस इशू होना चाहिए, मतलब टैक्स इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। बहुत अच्छा। दूसरा, एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब दूसरा क्या कह रहा है, तो आपको पता होगा आरसीएम के अंदर जो रिसिपिएंट होता है ना, वो खुद इनवॉइस बनाता है। रिसिपिएंट जो होता है वो आरसीएम के अंदर इनवॉइस बनाता है और उस आरसीएम के तहत जो इनवॉइस बनाता है उसके तहत उसकी पेमेंट करता है। तो क्या कहा जा रहा है कि आपके पास या तो वो इनवॉइस होना चाहिए जो आपने अंडर आरसीएम बनाया है और आपने उसकी पेमेंट भी कर दी है। ऐसा नहीं कि आरसीएम में तो देखो आपको खुद ही इनवॉइस बनाना है, खुद ही पेमेंट करनी है, पता लगा आपने खुद ही इनवॉइस बना लिया, पेमेंट करी नहीं, तो आपको क्या आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपने इनवॉइस बनाया है एंड सब्जेक्ट टू दी पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने उसकी टैक्स की पेमेंट भी कर दी है अंडर आरसीएम, तो भी आपको उस इनवॉइस के बेस पे इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा। डेबिट नोट तो नॉर्मल सी बात है, इशूड बाय द सप्लायर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 34। सेक्शन 44 के हिसाब से अगर डेबिट नोट कुछ बनाने की जरूरत पड़ी है तो उस डेबिट नोट का जो टैक्स है वो भी आपको आईटीसी के रूप में आपको मिल जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट में हमने देखा था बिल ऑफ एंट्री की बात, तो बिल ऑफ एंट्री और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 और रूल्स मेड देयर अंडर फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्ट। जब आपने इंपोर्ट किया तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ा और उस आईजीएसटी की असेसमेंट की गई है बिल ऑफ एंट्री में या फिर किसी और इस टाइप के डॉक्यूमेंट में, तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगला, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस होता है। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 54। तो इसके हिसाब से मतलब आप देखो क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पढ़ना है फाइनल में चल के। तो फिलहाल आप इतना समझो कि अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कोई इनवॉइस दिया है या फिर कोई क्रेडिट नोट दिया है तो उसके अंदर भी जितना भी आपका टैक्स का पोर्शन होगा उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा, उसका भी आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। तो यहां पे 5 बातें थी, सिंपल सी। पहला नॉर्मल टैक्स इनवॉइस है, दूसरा आपका आरसीएम का इनवॉइस की बात कर रहा है, तीसरा आपका डेबिट नोट की बात कर रहा है, चौथा आपका जब आप बाहर से लेके आओगे तो आपका बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहा है और लास्ट आपका कह रहा है आईएसडी का केस की भैया आईएसडी है तो आईएसडी का इनवॉइस होना चाहिए या फिर क्रेडिट नोट होना चाहिए। तो इसके इन सभी के बेसिस पे आपके पास राइट होगा कि आप आईटीसी अपना बुक कर सकते हो, आईटीसी अपना क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, आगे बताइए और क्या कह रहा है रूल। Input tax credit shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars as specified in the provisions of Chapter 6 are contained in the said document and the relevant information as contained in the said document is furnished in the
फॉर्म जीएसटीआर 2 बाय सच पर्सन। बहुत ही भयंकर बात बोल गया। क्या कह रहा है कि भैया आईटीसी जो होगा ना वो आपको कब मिलेगा, वो तब मिलेगा कि जो भी आपको ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं ना, जैसे कि टैक्स इनवॉइस फॉर एग्जांपल, तो भैया इस टैक्स इनवॉइस के अंदर सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। मतलब कि जितने भी बातें बताई गई हैं कि टैक्स इनवॉइस के अंदर ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, नाम, पता, एड्रेस, जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, ब्ला ब्ला, जितनी भी सारी बातें हैं वो सारी कंडीशंस लिखी होनी चाहिए और आपको फर्निश करना है फॉर्म जीएसटीआर 2। अब ये फॉर्म जीएसटीआर 2 क्या होता है, ये ना जब नया नया जीएसटी आया था तो इस फॉर्म को रखा गया था कि इसके तहत फाइलिंग की जाएगी, जिसके तरफ कहते हैं कि परचेज की फाइलिंग। मतलब क्या होगा कि जो भी हम परचेज करेंगे उसके इनवॉइस की एक फाइलिंग करेंगे कि ये सारे बिल है हमारे पास और उन सारे बिल्स को हम अपलोड करेंगे फॉर्म जीएसटीआर 2 के अंदर। लेकिन जब से जीएसटी आया तब से इसको डेफर करते 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 आज तक ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, आज तक ये डेफर्ड ही चल रहा है। तो फिलहाल आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, जो बातें आपको यहां ऊपर बता रहा था। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो आपका चैप्टर 6 का प्रोविजन बताता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया नाम, पता, जीएसटी नंबर, ये वो सारी बातें। ठीक है सर, तब जाके ही आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। साथ ही में आपको कहा गया कि फर्निश भी करना है फॉर्म जीएसटीआर 2, लेकिन वो फिलहाल डेफर्ड है तो ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट मतलब आपका रेलेवेंट नहीं रह जाता। ठीक है सर, अब अगर ये सारी बातें ना हो तो क्या हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे? नहीं जी, तब भी ले पाएंगे। उसके लिए आ गया आपका प्रोवाइजो। देखो प्रोवाइजो क्या कह रहा है, provided that if the said document does not contain all the specified particulars। कह रहा है सारी की सारी बातें नहीं लिखी हुई है, चलो कोई बात नहीं। अब हम कहेंगे काम की बातें तो लिखो कम से कम, वो तो होनी चाहिए, सारी ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी नहीं है, बट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड, मतलब कि टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको दी गई है उस इनवॉइस में उसकी बातें लिखी हुई है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जो प्रोवाइड की गई है वो लिखा होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटीआईएन होना चाहिए, किसका, सप्लायर का भी और रेसिपिएंट का, दोनों लोगों का जीएसटी नंबर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब दिल्ली से मुंबई अगर जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या डिटरमाइन हुआ है वो भी लिखा होना चाहिए। अगर ये सारी बातें होंगी तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी अवेल्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि पहले आपको डराया गया, पहले कहा गया कि भैया सारी की सारी पर्टिकुलर जो भी प्रोविजन लिखे हुए चैप्टर 6 के उसके हिसाब से जितने भी पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन होने चाहिए। फिर प्रोवाइजो के अंदर कह दिएगा कि अगर सारे ना भी हो तो कम से कम इतनी बातें तो होनी ही चाहिए, अगर इतनी बातें भी होंगी तो भी आप आईटीसी अपना अवेल कर पाओगे। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रूल का पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स दैट हैज बीन पेड इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर एनी डिमांड हैज बीन कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब कि भैया आप कुछ धोखाधड़ी कर रहे थे, कोई फ्रॉड कर रहे थे, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता लग गया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ा और आपके ऊपर एक ऑर्डर इशू कर दिया कि भैया तुम्हें 1 लाख रुपए जमा करने हैं टैक्स के नाम पे। तो अगर किसी ऐसी पकड़ा धकड़ी में आपके ऊपर कोई ऑर्डर इशू किया गया और उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपसे कोई टैक्स जमा करवाया गया है तो इस टाइप के टैक्स का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप तो चोर कैटेगरी में आ गए। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस टाइप की हरकतें कर रहा है और उसको पकड़ के उसको बाय एज एन ऑर्डर करते हुए उससे टैक्स की पेमेंट को ली गई है तो उस वाले टैक्स की अगर वो सामने वाला व्यक्ति चाहेगा चलो मैंने टैक्स तो जमा कर ही दिया, एटलीस्ट मुझे आईटीसी दे दो, तो नहीं, ऐसी सूरत में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है 36 का रूल का पार्ट है। देखो जी, बहुत अच्छी बात बता रहा है। क्या कह रहा है कि अगर आपको बेसिक, मैंने अगर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, ऑल्दो इसको हम एनालिसिस के अंदर समझेंगे, बट एक ओवरव्यू दूं अगर, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि सप्लायर जो है वो रिटर्न फाइल करता है जिसका मैंने आपको नाम बताया जीएसटीआर 1। ठीक है सर, अब सप्लायर ने रिटर्न फाइल की, रेसिपिएंट को ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता लगती है वो मैंने बताया आपको, जीएसटीआर 2A और 2B इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अब मोटा मोटा रूल क्या बताया गया कि भैया इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ और आपका आईटीसी है कुछ और। सपोज करो एक व्यक्ति है वो कहता है जी मुझे तो 1 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम करना है, ठीक है, लेकिन जीएसटीआर 2 के अंदर जो आ रहा है आईटीसी वो सिर्फ आ रहा है कितना, मान लेते हैं 80,000 रुपए। ठीक है, तो उसको कितना आईटीसी मिलेगा? तो रूल आपको क्या कह रहा है कि भैया जीएसटीआर 2A में 80 आ रहा है, दैट मींस व्हाट, कि सप्लायर ने 80 जमा किया है,
80 जमा किया तो रिसिपेंट पे 80 आ गया। तो कंडीशन थी कि भैया सप्लायर को जमा करना जरूरी है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सप्लायर ने अगर 80 जमा किया तो आपको 80 देंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पास इनवॉइस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट है और मेरे पास 1 लाख रुपए तक का सारा सबूत है, उस केस में कहा जा रहा है कि चलो ऐसा करेंगे कि आपको जितना भी एलिजिबल आईटीसी है ये 80,000 रुपए, इसका 10% आपको और मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी आपको कितना मिल जाएगा? 10% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। 10% बोले तो 8,000 रुपए, मतलब कुल मिला के आपको कितना मिल पाएगा? 88,000। 1 लाख रुपए तो नहीं मिल पाएगा। ये वाली बात यहां पे कही जा रही है कि इन एनी सिनेरियो अगर ऐसा हो कि आप इनपुट ज्यादा क्लेम करना चाह रहे हो, लेकिन जो आपका सप्लायर है उसने टैक्स कम पता जमा किया है, तो उसका सबूत यही है कि उसने R1 में कम दिखाया, R1 में कम दिखाया, मतलब आपके 2A में कम आया। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या कहा जाएगा कि ये जो 80,000 है इसके लिए तो आप एलिजिबल होइए, तो आपको मिलेगा ही, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर आप ज्यादा की डिमांड कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ज्यादा, तो उस केस में आपको मैक्सिमम इस एलिजिबल आईटीसी का 10% आपको मिल पाएगा, उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं मिल पाएगा। अब कोई सा बच्चा ऐसा दिमाग लगाएगा, देखो क्या दिमाग लगाओगे आप बोलोगे कि सपोज करो कि हम क्लेम करना चाह रहे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, या और बड़ा फिगर ले लेते हैं, हम क्लेम करना चाह रहे हैं 5 लाख रुपए, और इसमें आ रहा है 4.5। ठीक है, हम करना चाह रहे हैं 5 लाख, इसमें आ रहा है 4.5, तो हमें कितना मिलेगा? 4.5 तो मिल जाएगा, प्लस इसमें 45,000 और मिल पाएगा। कितना हो गया? 495, इतना ही मिल पाएगा। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि इसमें आ रहा है 480, अब 480 मिल जाएगा और प्लस आप बोलोगे 10% और दे दो, मतलब 48,000 दे दो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो 5 लाख से ऊपर चला गया ना। ऐसी सूरत में क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर ऐसी सूरत हो जाए कि आपका जो एक्चुअल है और जो एलिजिबल है इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 20,000 रुपए का, तो उस केस में इसका 10% निकाला जाएगा और एक्चुअल विचएवर इज लोअर, 10% कितना हो गया? 48,000। एक्चुअल कितना है? सिर्फ 20,000, मतलब एक्चुअल जो आप मांग रहे हो कितना मांग रहे हो? सिर्फ 20,000। 480 तो आपको मिल ही रहा है, तो इनमें से विचएवर इज लोअर 20, तो मतलब 480 प्लस 20 मिलेगा, मतलब कुल मिला के आपको 5 लाख से ऊपर का आईटीसी तो कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, इस रूल को आप गलत इंटरप्रेट करो, हमेशा 10% उसको बढ़ा दो ना, 10% बढ़ाना है, लेकिन अगर वो एक्सीड कर रहा हो तो एक्सीड नहीं करेगा, उसके इसमें आपको लोअर वाला लेके चलना है। ये वाली बात बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसकी डीप में एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर सवाल भी करेंगे हम, बट फिलहाल इतना हमने समझ लिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। डिटेल जो है वो अपलोड नहीं किया, मतलब R1 में नहीं आ रहा, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। जो एलिजिबल आईटीसी है उसके 10% से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द 37। मतलब कि भैया सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 के हिसाब से जो भी अपलोड किया गया है, जो कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से था 80,000 रुपए, तो ये अपलोड किया गया, दिस इज व्हाट एलिजिबल क्रेडिट। इस एलिजिबल क्रेडिट का आपको मैक्सिमम 10% और मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। मतलब कुल मिला के आपको 110% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा रूल नंबर 36 खत्म हुआ। एक रूल और आपका, रूल नंबर 37, छोटा सा, फटाफट से स्कोर देख लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो आपने देखा था कि भैया अगर आप पे नहीं करोगे तो 180 दिन का टाइम दिया गया था, और 180 दिन के अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो अपने जितना भी आईटीसी क्लेम किया उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर आप कल को पे कर देते हो तो आप उसको दोबारा से ले पाओगे, दोबारा से उसका इनपुट आप ले सकते हो। लेकिन 180 दिन तक आपने अगर पूरी पेमेंट नहीं की सप्लायर को, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी और जीएसटी भी, तो उस केस में आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने आधी पेमेंट कर दी है, अगर आपने हाफ पेमेंट कर दी है, तो आपको हाफ आईटीसी अपना रिवर्स करना पड़ेगा, और कल को जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। जब भी रिवर्सल होगा तो रिवर्सल होगा प्लस इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट कितना आपको बताया था? 18% पर एनम के हिसाब से। कहां से कहां तक लेंगे? जब आपने वो आईटीसी क्लेम किया और जब आप उसको रिवर्स कर रहे हो, उसके पीरियड में जितने भी महीने का गैप होगा उसके ऊपर आपका ब्याज लगा लिया जाएगा। तो वही प्रोविजन है, सेम टू सेम। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोर्ड बट फेल्स टू पे द सप्लायर, सप्लायर को पैसे नहीं दिए, thereof the value of such supply along with the tax payable thereon within the time limit specified in the second proviso to subsection 2 of section 16। हमने देखा था टाइम कितना स्पेसिफाइड था? 180। ठीक है सर। shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the firm
to the supplier inform GSTR 2 for the month immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। जैसे ही 180 दिन पूरे हो जाएंगे उसके जस्ट बाद आपको इमीडिएटली अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितना वैल्यू पे किया है और कितना आपने आईटीसी अवेल किया उसका प्रोपोर्शनेट आप निकालोगे कि भैया इतने पैसे मैंने नहीं दिए, मतलब कि कितने पैसे आपने नहीं दिए और आईटीसी आपने कितना अवेल किया उसमें से उसका प्रोपोर्शन कितना है जितना प्रोपोर्शन आपने पे नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट वही हो गया, जैसे 50-50% है, 40% है, 60% है, कितना भी है उसको आपको फॉर्म जीएसटीआर 2 में दिखाने के लिए कह रहा है। ऑल्दो ये आज के टाइम पे काम का नहीं है तो इसमें तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन अपने को टैक्स तो पे करना है। तो टैक्स पे करने के लिए आप क्या करोगे, रिवर्सल करोगे अपना। आज के टाइम पे एप्लीकेबल होता है जीएसटीआर 3B फॉर्म। इस 3B फॉर्म में जाकर आप रिवर्सल करोगे और रिवर्सल में आप पे करोगे उस अमाउंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है सर, चलिए ये बात हमने समझ ली थी, आगे बढ़िए। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लायर मेड विदाउट कंसिडरेशन, बहुत अच्छी बात कि भैया अगर कोई सप्लाई ऐसी जिसमें कंसिडरेशन थी ही नहीं तो 180 दिन वाली बात आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। उसके इसमें मान लिया जाएगा कंसिडरेशन थी नहीं तो हम ये मान लेंगे कि कंसिडरेशन पे हो गई, जब थी नहीं तो पे होगी। चलिए जी, तो प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लायर मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द सेड एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड, मान लेंगे कि उसकी पेमेंट हो गई है फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। तो इसके प्रोवाइजो के हिसाब से हम ये मान के चलेंगे कि उसकी पेमेंट हो गई तो उस केस में ये वाला रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, आईटीसी रिवर्सल वाली बात नहीं आएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ द सेकंड प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। अब ये वाली क्या बात मिल गया, ये कह रहा है कि भैया अगर कोई ऐसी एडिशन की गई है, कोई ऐसी एडिशन की गई है जो कि आपकी क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग है। अब बेसिकली क्या है इसके अंदर, तो देखो कई बार क्या होता है कि एडिशन किया जाता है सप्लायर के डिफॉल्ट की वजह से। सप्लायर के डिफॉल्ट की वजह से सप्लायर जो है, मतलब रिसिपिएंट की कोई गलती नहीं है, सप्लायर की किसी गलती या डिले की वजह से या किसी और पनिशमेंट की वजह से या आपस में कोई डिस्प्यूट की वजह से वैल्यू ऑफ सप्लाई को आपका बढ़ा दिया गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को यहां पे बढ़ा दिया गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड। ठीक है, अब ऐसी का सिचुएशन आ गई है तो उस केस में भी रिसिपिएंट की तो कोई गलती नहीं है, तो रिसिपिएंट क्या करे वहां पे, रिसिपिएंट का क्या आईटीसी रिवर्स कर दोगे आप? तो नहीं, उस केस में रिसिपिएंट का आईटीसी रिवर्स नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो रिसिपिएंट है, ठीक है, बी जो है वो लेट से सप्लायर है। ठीक है, अब बी को कोई सामान यहां पे पे करना था, सामान देना था और ये उसको पेमेंट दे देता। ठीक है, अब जो सप्लायर है इसके किसी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब लाइबिलिटी यहां पे किसकी आ रही है, सप्लायर के लिए, सप्लायर की कोई गलती को लाइबिलिटी की वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट आ गया और जो इसको सामान देना चाहिए था वो देने में हो गया डिले। ठीक है, वो देने में हो गया डिले। तो इस सिचुएशन में जब ये डिले इसने सामान देने में कर दिया तो इसकी पेमेंट देने की तो डिले हुई नहीं, यहां पे 180 दिन वाली बात हुई नहीं। तो क्या आप इस केस में क्या मान के चलोगे, तो कहा जा रहा है इस केस में आप मान के चलो कि पेमेंट पूरी की पूरी हो गई है। कल को जब ये सप्लाई कर देगा और जब इसकी पेमेंट मिल जाएगी तो उस केस में हमारा वो जो मामला है वो सेटल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर सप्लायर की किसी लाइबिलिटी या किसी गलती की वजह से डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में आपके जो रेसिपिएंट है उसका यहां पे नुकसान नहीं किया जाएगा। ये यहां पे अज्यूम कर लिया जाएगा कि भैया पेमेंट रेसिपिएंट ने कर दी है, रेसिपिएंट का कोई डिफॉल्ट नहीं है और रेसिपिएंट का आईटीसी जो है वो रिवर्स नहीं किया जाएगा। मान के चला जाएगा कि पेमेंट जो है वो हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सब तब होगा जब ए की गलती नहीं होनी चाहिए। गलती किसकी होनी चाहिए, बी की, मतलब सप्लायर की, रेसिपिएंट की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका फिर रिवर्सल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आगे बढ़िए। The amount of input tax credit referred to in subrule 1 shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished। तो वही चीज आ गई कि भैया ये जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा उस अमाउंट को हम कहां ऐड कर देंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और उसकी पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आगे। The registered person shall be liable to pay interest at the rate notified under subsection 1 of section 50 for the period starting from the date of availing credit on such supply till the date when the amount added to the output tax liability as mentioned in subrule 2 is paid। मतलब क्या हुआ कि भैया उसके अंदर उसको इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहां से कहां तक ऐड करेगा, तो जब उसने आईटीसी अवेल किया था और वो दिन जब वो उस अमाउंट को ऐड कर रहा है, मतलब उसकी वो भुगतान करने जा रहा है, पेमेंट करने जा रहा है, तो इसके बीच में जितना भी गैप होगा उस पीरियड के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे। द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सब रूल 4 ऑफ सेक्शन 16 शैल नॉट अप्लाई टू क्लेम री अवेलिंग of any credit in accordance with the provision of the act or the provision of this chapter that had been reversed earlier। मतलब क्या हुआ, आपने जब
सबसेक्शन 4 पढ़ा तो वहां पे अपने टाइम लिमिट देखा था। टाइम लिमिट क्या देखा था याद करो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर 2022 वाला एग्जांपल था, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले आपको अपना आईटीसी क्लेम कर लेना, नहीं तो आपका आईटीसी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर ऐसा सिनेरियो है जो हम इस रूल के अंदर पढ़ रहे हैं कि किसी ने आईटीसी पहले लिया, उसके बाद आईटीसी उसको क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा। किसी ने पहले आईटीसी लिया, उसके बाद उसको आईटीसी क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ गया, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। तो कल को जब वो पेमेंट करेगा तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने देखा कि भैया कल को जब पेमेंट करेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। तो क्या टाइम लिमिट ये अप्लाई होगा, क्योंकि भैया इनवॉइस तो पहले की डेट का था, अब पेमेंट करना है उसके 180 दिन पहले बीत गए, उसके बाद हो सकता है वो 1-1.5 साल के बाद जाके पेमेंट कर रहा है, आईटीसी उसका लेना चाह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये टाइम लिमिट वाली रेस्ट्रिक्शन है वो आपकी अप्लाई नहीं होगी, शैल नॉट अप्लाई, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। किस सिनेरियो में, जब किसी ने आईटीसी पहले क्लेम किया, फिर उसने उसका क्या किया, रिवर्सल किया, उसके बाद उसको क्या करना चाह रहा है, वो रिक्लेम करना चाह रहा है। तो ये रिक्लेम करते वक्त जो टाइम लिमिट वाला प्रोविजन है सबसेक्शन 4 है, वो आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल से, बहुत नेचुरल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरा सेक्शन नंबर 16, रूल नंबर 36 और रूल नंबर 37, बट स्टिल नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी एनालिसिस में जाएंगे और बड़े बड़े एग्जांपल देखेंगे जो मॉड्यूल ने बताए हुए हैं, और डीप में और ऐसा कह लो आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो किसी भी हालत में आपको सेक्शन नंबर 16 समझ में आ ही जाएगा। जिसको अभी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एनालिसिस नहीं समझोगे, और जिसको समझ में नहीं आया है डरने की कोई बात नहीं है, एनालिसिस समझोगे आपको 110% सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस। टिल देन स्टे कनेक्टेड।